अब देखिए हमने तत्पुरुष करा, अब हम कर रहे हैं द्वंद्व। देखिए द्वंद्व समास ऐसे लिखिए, है ना, दोनों में दा दा वा पूरा है, इसको ऐसे भी लिखिए आप। दा लिखा आपने, इसको हलंत किया, वा लिखा, अंक की बिंदी लगाई, फिर दा लिखा, फिर हलंत किया और वा लिखा, द्वंद्व, है ना। और ऐसे लिख, किताबों में आपको ऐसे मिलेगा द्वंद्व। अब यहाँ पे पता नहीं चलता कि क्या आधा है क्या पूरा है, इसीलिए यहाँ आजकल नया मानकीकरण हुआ है हिंदी भाषा का, तो इसमें बाहर निकाल के स्पष्ट कर दिया है कि द आधा है वा पूरा है, द आधा वा पूरा है, द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व समास। अब इस द्वंद्व समास की क्या परिभाषा, यहाँ देखें सब बच्चे, यहाँ देखें, जिस समास के दोनों पद, जिस समास के दोनों पद समान हो, जिस समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, ठीक है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, दोनों प्रधान है। जिस समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, ये क्लियर हो गई बात, द्वंद्व समास कहते हैं। अब यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, एक मिनट के लिए यहां देखें, कमर सीधी करके बैठिए, ध्यान यहां लगाइए। दोनों पद, पहला वाला जो हमने तत्पुरुष समास पढ़ा था, उस समास में प्रथम पद गौण था, उत्तर पद प्रधान था, यानी बाद वाला पद प्रधान था, है ना। बहुत सारे हमने, गगन चुंबी, रसोई घर, घुड़दौड़, आप बीती, बहुत सारे हमने जो है उदाहरण लिखे थे। उन सभी उदाहरणों में प्रथम पद जो था, पहला वाला पद गौण था, अर्थात उसकी कम वैल्यू थी, और दूसरे वाले की वैल्यू ज़्यादा थी, वो प्रधान था। गौण और प्रधान का ये अर्थ, ठीक है, जिसको आप सेकेंडरी भी कह सकते हैं, है। तो प्रथम गौण था, दूसरा वाला प्रधान। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई। और जब हम समस्त पद बनता है तो उसमें क्या होता है, जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है, और योजक चिन्ह हम जोड़ देते हैं। कैसे, जैसे नर नारी शब्द है, तो क्या हुआ, नर नारी में हमने क्या किया, ये योजक, ये जो योजक चिन्ह है इसको हम जोड़ देते हैं। समस्त पद बनाते समय ये योजक चिन्ह को हम जोड़ देते हैं। पाप पुण्य, है ना, हानि लाभ, ठीक है, तो ठीक है, तो इसका विग्रह क्या होगा, हानि और लाभ। ठीक है, लाभ हानि लिखते हैं, वैसे क्या लिखते हैं, लाभ हानि, लाभ और हानि, हानि और लाभ, ठीक है। पाप पुण्य, पाप पुण्य, ठीक है, पाप और पुण्य, पाप और अन्न जल। यहां देखिए, माता पिता, इसका विग्रह क्या होगा, कौन बताएगा, हाथ खड़े करिए, क्या होगा, माता और पिता, माता और पिता, ठीक है। देखिए वहां पे छोटी की मात्रा है, माता और पिता, है ना, माता और पिता नहीं है ना, माता और पिता, ठीक है। तो यहां हमने क्या सीखा, यहां देखिए, यहां हमने यह सीखा कि क्या सीखा हमने कि एक तो जब हम समस्त पद बनाते हैं द्वंद्व समास में, ये योजक चिन्ह जो है ये वाला है, इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। और विग्रह किया हमने तो और हमने लगा दिया, क्या लगा दिया, तो जहां भी अब आप शब्द देखें, जैसे कोई भी शब्द है ना,
माता पिता, नाना नानी, ऐसे करके हम योजक जब चिन्ह बीच में लगाते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वह कौन सा समास है, द्वंद्व, द्वंद्व समास है। ठीक है, नर नारी, अन्न जल, दाल रोटी, दूध दही, ऐसे करके, ठीक है, दोनों के मध्य जो योजक चिन्ह लगाया जाता है, और बस ये इसका इसमें मुख्य काम है। और विग्रह करते समय हम और का प्रयोग करते हैं। विग्रह करते समय हम क्या करते हैं, और का। ठीक है, एक दो और लिख रहा हूं बस, और उसके बाद बंद कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे दूध दही, ठीक है, इसका विग्रह क्या होगा, तुम बताओ वीरेश। हाँ, दूध और दही। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे हमने एक चीज सीखी, यहाँ देखो भाई, यहाँ हमने एक चीज सीखी कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद कौन से हैं, दूध दही, दो पद है ना, दूध और दही मान लो ये है। ठीक है, तो दोनों पद प्रधान हैं, और जब हम द्वंद्व समास बनाते हैं तो योजक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, ये वाला। ठीक है, और जब हम विग्रह करते हैं तो और लगा दें। समझ आ रहा है, क्लियर हो गई बात। एक और बस, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, और उसके बाद बंद करते हैं। बहुत आसान है, देखिए, आप रोज खाते हैं दाल रोटी, क्या है, दाल रोटी। और ये बताएगी रघुवंशी, हर्षिता क्या है इसका, बताओ विग्रह क्या होगा, दाल और रोटी। तो यहां देखिए एक बार फिर से, यही हुआ कि जब हमने द्वंद्व समास बनाया तो दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा। ये योजक चिन्ह होता है, पता है आपको। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो आपको कभी कंफ्यूज कर सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना कि देखो, ये तो होता है योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, योजक। मैं लिख देता हूँ, ब्रैकेट करके मैंने लिखा योजक। और देखिए, बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। और ये थोड़ा सा बड़ा, ये होता है निर्देशक। कौन सा होता है, ये अंतर होता है भैया। ये योजक चिन्ह है, छोटा होता है, और ये निर्देशक होता है, ये बड़ा होता है। निर्देशक दोनों के बीच में नहीं आता, अपनी बात कहने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग हम और के रूप में करते हैं, जैसे द्वंद्व समास में हम करते हैं। समझ आ रही है। तो हमने एक चीज सीखी, इसको तो आप भूल जाइए, बस योजक को याद रखिए, बस कंफ्यूज ना हो आप। इसीलिए मैंने बताया कि बड़ा वाला निर्देशक चिन्ह होता है, इससे योजक से बड़ा, और छोटा वाला योजक होता है। हैं, अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, यहाँ देखेंगे सब बच्चे, कि जब हम द्वंद्व समास बनाते हैं तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, विग्रह करते समय और आ जाता है। ठीक है, और दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। क्लियर हो गई। सबसे आसान है इसको पहचानना और इसके बारे में बताना कि सर ये द्वंद्व समास है। आपकी परीक्षा में आए तो तुरंत बता दीजिए द्वंद्व समास है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। और इसका विग्रह करने के लिए आएगा, जैसे आपकी परीक्षा में आया, ये लिखा हुआ आ गया, मान लो दाल रोटी, विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए, तो आप तुरंत लिखिए दाल और रोटी, और नीचे लिखिए द्वंद्व समास। विग्रह कर दिया आपने, दाल रोटी, पाप पुण्य, लाभ हानि, ऐसे करके योजक से लिखे हुए है ना, लाभ और हानि। ठीक है, विग्रह कर दिया और समास का नाम बता दिया, द्वंद्व समास। लिखा हुआ है चाचा चाची, नर नारी लिखा हुआ है, चाचा चाची लिखा हुआ है, चाचा और चाची, द्वंद्व समास। ठीक है, विग्रह करने आया तो विग्रह में और लगा देंगे, और जब सामासिक क्रिया का समस्त पद बनाते हैं आप, अच्छा जी समस्त पद बन गया है, क्योंकि आपने क्या बना दिया है, द्वंद्व समास बना दिया है, तो ये समस्त पद है ना। और आगे जो आप ऐसे लिखते हैं समस्त पद, ये समस्त पद, और ये जो है द्वंद्व समास है, और इसका विग्रह दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ठीक है, लाभ हानि, लाभ और हानि, अन्न जल, अन्न और जल, ऐसे करके हैं। विग्रह करें तो और लगा दें, और वैसे योजक चिन्ह लगा के आप द्वंद्व समास बना दें। क्लियर है बात, एकदम क्लियर है, ठीक।